का टॉपिक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हम लोग गाइडर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व भूगोल पढ़ते समय हम लोगों ने एक एक महाद्वीप को संक्षेप में समझने का कार्य प्रारंभ किया था। उसी क्रम में क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग महाद्वीपों को पढ़ रहे हैं, जिनमें पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप और तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को आज हम लोगों को पढ़ना है। इस महाद्वीप का पूरा विस्तार उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाता है। इस महाद्वीप का पूरा विस्तार उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाता है। जब हम एक ग्लोब बनाते हैं, अगर इसी को हम एक ग्लोब मान लें, तो हम इस महाद्वीप को इस पोजीशन में पाते हैं। तो इस महाद्वीप का पूरा विस्तार उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाता है। इस महाद्वीप में 23 देश आते हैं। इसका नाम उत्तरी अमेरिका तब पड़ा जब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप नामक जैसे एक बड़े भूखंड का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ये हुआ कि उत्तर वाले भाग को उत्तरी अमेरिका कहा जाएगा और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी अमेरिका कहा जाएगा। 1492 में कोलंबस ने इस महाद्वीप की खोज की। 1492 से पहले भी यहाँ लोग रहते थे, लेकिन वह एक असभ्य समाज के रूप में जाने जाते थे। 1492 के बाद यूरोपियों का इस महाद्वीप पर तेजी से जाना हुआ और वह अपने आर्थिक लाभ के लिए इस महाद्वीप का प्रयोग करते रहे। और फिर एक समय आया 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब इस महाद्वीप का सबसे विकसित देश और दुनिया का सबसे विकसित देश, सबसे आर्थिक शक्तिशाली देश और सबसे सैन्य ताकतवर देश अमेरिका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया, इंग्लैंड से आज़ाद हुआ और एक स्वतंत्र देश के रूप में एक पहचान बनाई और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में जाना जाता है। हम जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत कनाडा से होती है, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया का दूसरा देश माना जाता है। कनाडा से लेकर के पनामा नहर तक के पूरे भाग को, क्षेत्रीय भाग को हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रूप में पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी जो 23 देश आते हैं, उनमें से कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको मेनली उत्तरी अमेरिका के देश माने जाते हैं। उसके नीचे के जो छोटे छोटे देश हैं तथा इस महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में, जिन्हें हम कैरिबियाई महासागरीय क्षेत्र कहते हैं, जिन्हें हम अंध महासागर का क्षेत्र कहते हैं, और अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में जो द्वीपीय देश के रूप में जाने जाते हैं, उनको एक दूसरा नाम दिया जाता है। उनको कहा जाता है मध्य अमेरिकी देश। तो जब हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तथा समग्र भूभाग को मिला करके पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, तो इनको लैटिन अमेरिकी देश भी महा अमेरिका कहा जाता है। जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिला करके पढ़ा जाता है तो इनका एक नाम महा अमेरिका भी है। मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जब मिला करके पढ़ा जाता है तब इन्हें लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। अब इनको देखेंगे कि कनाडा से लेकर के पनामा तक के क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा,
दक्षिणी हिस्सा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में कौन कौन से महासागर और सागर स्थित। जब हम उत्तरी अमेरिका के उत्तर के भाग को पढ़ते हैं तो वहाँ हमको आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। यह आर्कटिक महासागर, जब हम महासागर को पढ़ेंगे तो सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर, जो 5वें नंबर का महासागर पढ़ा जाता है, उस महासागर के रूप में इसको पढ़ा जाता है। उत्तर में जब हम इसका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार पढ़ते हैं तो कनाडा से लेकर के ग्रीनलैंड तक का क्षेत्र इसके क्षेत्र में आता, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन राजनीतिक रूप से उस पर डेनमार्क का नियंत्रण माना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक महासागर का क्षेत्र माना जाता है। जब हम उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की तरफ बात करते हैं, जब इस तरफ हम उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तरी प्रशांत महासागर का विस्तार पाया जाता है। उत्तरी प्रशांत महासागर का विस्तार पाया जाता है। जब हम महासागर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि महासागरों का विस्तार उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र में, बड़े लंबे क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है। तो इनके बड़े विस्तृत क्षेत्र को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। भूमध्य रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तरी नाम से जाना जाता है। जब हम प्रशांत महासागर पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे उत्तरी प्रशांत, और जब हम इसको जीरो भूमध्य रेखा से नीचे वाले क्षेत्र को पढ़ेंगे तो हम इसको कहेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर का क्षेत्र। तो जब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर वाले भाग को, पश्चिम वाले भाग को पढ़ेंगे तो हम वहाँ कहेंगे कि उत्तरी प्रशांत महासागर का विस्तार पाया जाता है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर अंध महाद्वीप, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी अंध महासागर का विस्तार पाया जाता है। तो उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, पूरब हो गया। अब हम दक्षिण में आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम दक्षिण में आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, इसका आकार पतला होता चला जाता है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है। यह एक प्राकृतिक नहर है जिसे बाद में व्यवसायिक लाभ के लिए चौड़ा किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में प्रयोग किए जाने वाले परिवहन को सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके, जिससे दूरी कम हो जाएगी। और जब दूरी कम होगा तो ऊर्जा की खपत कम होगी, और उसका परिणाम ये होगा माल की ढुलाई का खर्चा कम आएगा। तो पनामा नहर से उत्तर का जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और पनामा नहर के दक्षिण का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा समझने लायक है। पनामा नहर से जब हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो बाएं तरफ का जो क्षेत्र है, मतलब पूर्वी हिस्सा जो है, दाहिने तरफ का जो क्षेत्र है पूर्वी हिस्सा जो है, जो मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। जैसे जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोगों को बंगाल की खाड़ी पढ़ने को मिलता है। तो जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी है उसी प्रकार से मैक्सिको की पनामा नहर, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है और उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने का कार्य करता है, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का विभाजन पॉइंट है। पनामा नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक सुगम अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है।
पनामा नहर से होने वाली आय पनामा जैसे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। पनामा नहर से अगर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से का अगर हम अध्ययन करते हैं तो यह अध्ययन थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, जिसमें मैक्सिको की खाड़ी आती है, कैरिबियन सागर आता है और कैरिबियाई द्वीप आता है। मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जाना जाता है। इस खाड़ी के जब हम आगे बढ़ते हैं तो कैरिबियाई द्वीप समूह है, कैरिबियन सागर है। इस सागर में जो द्वीप हैं, इन सबों को जब मिला करके पढ़ा जाता है तो दक्षिण उत्तरी अमेरिका का मध्य भाग, जिसे हम मध्य अमेरिकी देश कहते हैं, जो 23 देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, जिनमें 3 बड़े देश हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। उसके बाद उससे नीचे जो छोटे छोटे देश हैं, जो द्वीपीय देश के रूप में भी जाने जाते हैं, उनकी संख्या 20 है। 20 छोटे देश हैं जो चारों तरफ फैले हुए देखे जाते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, मतलब प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र का जब अध्ययन किया जाता है तो वहाँ एक पर्वतमाला देखने को मिलती है, जिसे हम आमतौर पर रॉकी पर्वतमाला कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो कनाडा से उत्पन्न होकर के और पनामा तक के क्षेत्र में उसका विस्तार पाया जाता है, उसका नाम है पश्चिमी कॉर्डिलेरा, जो लगभग 6000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका एक भाग रॉकी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। तथा इस पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है मैकिनले, जो 6187 मीटर ऊंची है, चोटी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जानी जाती है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, अगर हम भौगोलिक रूप से ये देखने का प्रयास करें कि वो कहाँ है, तो वह अलास्का के क्षेत्र में देखने को मिलती है। यह अलास्का का क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 50 प्रांत हैं, उनमें से एक प्रांत है। यह भूभाग 1859 में अमेरिका ने सोवियत संघ से खरीदा था। यह भूभाग, इस भूभाग में अमेरिका का परमाणु परीक्षण केंद्र भी स्थित है, तथा यह भूभाग उसके पश्चिमी भाग का हिस्सा माना जाता है। अलास्का प्रांत जो पूरी तरीके से उत्तरी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, इसका क्षेत्रफल, और यही वो प्रांत है जहाँ पर एशिया और उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलडमरू मध्य से अपने आप को अलग करते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य जो 96 किलोमीटर लंबा जलडमरू मध्य है, एक तरफ उत्तरी अमेरिका का अलास्का है, दूसरी तरफ एशिया का साइबेरियाई क्षेत्र है, एशियाई रूस का क्षेत्र है, जो आकर के समाप्त होता है। इन दोनों के बीच में बेरिंग जलडमरू मध्य आता है, जो 96 किलोमीटर लंबा है, और यह क्षेत्र एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहे जाते हैं। इनका नाम 1492 में कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद इस नाम का पहली बार प्रयोग किया गया था, क्योंकि कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था और वह अमेरिका चला गया, और जहाँ के लोगों को उसने जब देखा
तो उसने इंडियन शब्द को संबोधित करके कहा रेड इंडियन, जिसके नाते वहाँ के मूल निवासियों का यह नाम पड़ गया। तथा एस्किमो भी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में पाए जाते हैं, वो भी अमेरिका के मूल निवासी कहे जाते हैं। रेड इंडियन की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अमेरिका के जो अत्यधिक बहुसंख्यक लोग हैं वह सब यूरोपीय हैं, तथा अब तो मिश्रित जाति के लोग, अफ्रीका मूल के लोग, एशिया मूल के लोग, सभी लोग आकर के अमेरिका में बस गए हैं। तो अमेरिका में बहुजाति और बहुसंस्कृति के लोगों का निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा देश, जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में जाना जाता है, इसकी आबादी लगभग 33 करोड़ है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में प्रेरी नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरी घास का जो मैदान है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य भाग में पाया जाता है। यही वह क्षेत्र है जिन क्षेत्र में गेहूं, कपास एवं मक्के की खेती होती है। अमेरिका मक्के का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है, तथा दुनिया में कुल खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अमेरिका का तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। अमेरिका जितने भी मात्रा में खाद्य पदार्थ का उत्पादन करता है, उसमें से कुछ ही प्रतिशत अपने देश के लिए उपयोग, नहीं तो वो बहुत बड़ी मात्रा में मक्के तथा अन्य चीज़ों का निर्यात करता है, और वह निर्यात को ध्यान में रख करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा है। कनाडा जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप देखेंगे तो उत्तर में इसका विस्तार पाया जाता है। यहीं से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का स्थलीय क्षेत्र प्रारंभ होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का यह देश कनाडा, जिसका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का यह देश कनाडा, जिसका तटीय क्षेत्र सबसे ज्यादा है, और किसी देश का तटीय क्षेत्र या समुद्र तटीय क्षेत्र ज्यादा होना उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी देश, 23 देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी समुद्र तटीय सीमाएं हैं। इनमें कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसको डेडलॉक कंट्री के रूप में जाना जाए, पहचाना जाए, क्योंकि सभी देशों की अपनी सीमाएं समुद्र से लगती हैं, जो उस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, उस देश के पर्यटन के लिए तथा उस देश के उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तथा इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। जब हम ग्लोब पढ़ते हैं तो 3 रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, 3 रेखा को अनिवार्यतः पढ़ते हैं, क्योंकि इन तीनों रेखाओं का भूगोल में बड़ा महत्व होता है। जब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ते हैं तो इसका पूरा विस्तार उत्तर पश्चिम भाग में ग्लोब के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है, और इस महाद्वीप से सिर्फ एक रेखा, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, वह गुजरती है, और वह रेखा मैक्सिको से होकर के गुजरती है। जो तीसरा बड़ा देश है मैक्सिको, उनसे होकर के गुजरती है। मैक्सिको चांदी का
सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। इस महाद्वीप की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है एवं शीतकटिबंधीय है। जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं तो दक्षिणी हिस्से की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है, और जब हम उत्तर की तरफ पहुंचते हैं तो वहां की जलवायु शीतकटिबंधीय जलवायु के रूप में देखी जाती है। और उसी का प्रभाव है कि उस जलवायु के अनुरूप वहां के जो वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, वो उसी प्रकार के पाए जाते हैं। इस महाद्वीप में अभी तक जो सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है वह है डेथ वैली में, जो 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित माना जाता है। तथा इस महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु की जो सबसे गहरा क्षेत्र है वह है डेथ वैली का, जो 86 मीटर गहरा क्षेत्र है। तथा इस महाद्वीप के पूरे ग्लोब में जो कुल क्षेत्रफल है उसका 16.5% क्षेत्र ही इस महाद्वीप के हिस्से में आता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि यह तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो कुल क्षेत्रफल का 16.5% हिस्सा इस महाद्वीपीय क्षेत्र के हिस्से में आता है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान चौथा है। इस महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है वो है मिसिसिपी नदी। यह नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य से निकल करके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस नदी में मिसौरी नामक नदी, जो दूसरी बड़ी नदी है, वह नदी आकर के मिलती है और दोनों नदियां आकर के मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस महाद्वीप का जो सबसे गर्म गीजर, सबसे गर्म पानी का क्षेत्र माना जाता है वो है ओल्ड फेथफुल, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित पाया जाता है और माना जाता है कि यहाँ पर है, जो खास करके पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जब दक्षिणी भाग हम पढ़ते हैं, मैक्सिको के क्षेत्र को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम माया सभ्यता को पाते हैं। माया सभ्यता इस क्षेत्र की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता है, मिस्र में मिस्र की सभ्यता है जो नील नदी के तट पर बसी है, वांगहो नदी के तट पर चीन की सभ्यता, और इराक में दजला और फरात नदी के तट पर स्थित मेसोपोटामिया की सभ्यता है। उसी प्रकार से मैक्सिको में हमें माया सभ्यता पढ़ने को मिलती है, जो इस महाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ यह आज का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो समाप्त होता है। आप जब भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़िएगा तो एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि चार्ट, ग्लोब में, मैप में, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे बुक के रूप में हो, चाहे वो ग्लोब के रूप में हो, उनमें सारे देशों को जरूर पढ़ लीजिएगा कि उत्तरी अमेरिका में जो 23 देश आते हैं वह कौन कौन से देश हैं और कहाँ कहाँ देश हैं। यह याद देखते समय यह खास ध्यान रखिएगा कि जो 3 बड़े देश हैं वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन जो 20 छोटे छोटे देश हैं उनको देखने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जब भी देखिएगा तो उनको ग्लोब में दक्षिण
पूर्व की तरफ देखिएगा, दक्षिण पश्चिम में देखने का प्रयास मत कीजिएगा कि बाकी जो देश हैं वो कैरिबियन सागर में ही देखने को मिलेंगे। मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में आपको देखने को मिलेंगे। क्यूबा जिन क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में एक जगह और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बरमुंडा त्रिकोण। एक ऐसा त्रिकोणीय क्षेत्र है जिस क्षेत्र में एक ऐसा त्रिकोणीय क्षेत्र है जिस क्षेत्र में यह माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इतना अधिक होता है कि अगर कोई वायुयान या जलयान चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं लौट करके आ पाता है। ऐसे में यह क्षेत्र प्रतिबंधित किया गया है और यह क्षेत्र जब भी आप नक्शे में देखिएगा तो कैरिबियन सागर क्षेत्र में इस क्षेत्र को लाल रंग से त्रिकोण के रूप में दिखाया जाता है, जो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय एवं जल परिवहन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम आर्थिक भूगोल के रूप में पढ़ते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे कि किन किन चीज़ों के उत्पादन में किनका किनका योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न उससे भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को पता ही होगा कि अब केंद्रीय सेवाओं के लिए एक नया आयोग बनाया जा रहा है जो सी और डी ग्रुप की संयुक्त परीक्षा का आयोजन करेगा। उसके लिए आपको अपनी तैयारी के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा कि आपको और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी कि जिससे कि आपसे पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों का आप सही तरीके समुचित जवाब दे सकें। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने तैयारी को और अच्छा करने की जरूरत है कि जिससे कि आप पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे सकें। हम अगले टॉपिक में जब अगले क्लास वीडियो बनेगी उसमें हम जो अफ्रीका महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संभावित प्रश्न जो आप लोगों को दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न का क्या क्या सही आंसर है, और उस प्रश्नों की व्याख्या करते समय, उस आंसर की व्याख्या करते समय हम जो 3 सही नहीं हैं उन पर भी चर्चा करेंगे कि वो कहाँ पर प्रश्न आंसर सही होंगे, जिससे कि आप एक प्रश्न को सॉल्व करते समय कई प्रश्नों को एक साथ समझ लेंगे। और इस तरह से समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में आपके द्वारा यह जो परिश्रम किया जा रहा है इसका लाभ आपको निकट भविष्य में किसी या किसी रूप में मिल जाएगा। धन्यवाद। दीनदयाल जी।